तो अभी तक इजराइल गाजा पर हवाई हमले कर रहा था, लेकिन अब उसने फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर भी हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। बीती रात इजरायली लड़ाकू विमानों ने वेस्ट बैंक के अल अंसार मस्जिद पर बमबारी की और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। अल अंसार मस्जिद वेस्ट बैंक के जेनिन रिफ्यूजी कैंप में मौजूद है। रात को हुए हमले में मस्जिद में ज्यादा लोग नहीं थे। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हमले में अब तक 2 व्यक्ति की मौत हुई है और कई घायल हैं। حكينا شباب زي ما تقول شيء مستشهد وشيء اصابات اخذناهم على المستشفى والحمد لله رب العالمين وهذا اللي صار। 7 अक्टूबर के बाद से वेस्ट बैंक में इजराइल का ये दूसरा हवाई हमला है। तो मस्जिद पर हमला करने के पीछे इजराइल ने दलील दी कि अल अंसार मस्जिद के बेसमेंट में हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले की प्लानिंग करते थे और मस्जिद के नीचे हमास ने टनल बनाया हुआ है जो उनका मिलिट्री अड्डा है। इजराइल का दावा है कि सुरंग का इस्तेमाल हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद से जुड़े एक आतंकवादी गिरोह ने किया था, जिसने एक होने वाले हमले की योजना बनाई थी। इस सूचना के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत मस्जिद को तबाह कर दिया। अभी तक इजराइल कहता रहा है कि गाजा में ही हमास अपना ऑपरेशन चलाता है, लेकिन अब उसका दावा है कि वेस्ट बैंक में भी हमास और उससे जुड़े आतंकी संगठन एक्टिव हैं। वेस्ट बैंक में हवाई हमले के अलावा इजरायली सुरक्षा बल जमीनी कार्रवाई भी लगातार कर रहा है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीती रात इजरायली फोर्सेस की रेड में 3 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और उनमें से एक अदनान बानी। रविवार तड़के तुबास के पास तमोन इलाके में रेड के दौरान अदनान इजरायली सेना की गोली का शिकार बन गया। تم اعتقال آبائهم آباء 4 من الشبان الذين حاولوا اعتقالهم للضغط على أبنائهم لتسليم أنفسهم. بعد ذلك انتقل جيش الاحتلال إلى بلدة طمون حيث دارت هناك مواجهات عنيفة. इजरायली सुरक्षा बलों ने शनिवार को वेस्ट बैंक के कई इलाकों में छापे मारे। तुबास में रात भर रह रहकर गोलियों की आवाजें आती रहीं। वेस्ट बैंक में 7 अक्टूबर से अब तक फिलिस्तीनी नागरिकों के मरने की संख्या 90 हो गई है। तो उधर लेबनान बॉर्डर पर इजरायल ने हिजबुल्लाह को बड़ा घाव दिया। इजरायल ने हवाई हमला करके 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह के 6 कमांडर्स को मार गिराया और ऐसा पहली बार है जब एक ही दिन में हिजबुल्लाह के 6 कमांडर्स इजरायली हमले में मारे गए। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायल हिजबुल्लाह के 19 लड़ाकों को मारने में कामयाब रहा है। बीती रात इजरायल ने हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम पर गोली दागी। इजरायल का हमला इतना सटीक था कि पहले हमले के बाद ही हथियार गोदाम से शोलों के गोले फुलझड़ी की माफिक आसमान में फूट पड़े। इसके चंद सेकंड बाद हथियार गोदाम पर इजरायल ने दूसरा हवाई हमला किया। इजरायल ने सीमा पार लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर रात भर बमबारी की। इजरायल के टैंक से निकले गोले और मिसाइल लेबनान में रात भर बरसते रहे और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रविवार सुबह हुई तब भी लेबनान की तरफ धुएं का बड़ा गुबार उठ रहा था। बमबारी की वजह से लगी आग सुबह भी धधक रही थी। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी के वीडियो भी जारी किए। पहले वीडियो में इजरायल ने जंगल में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल दागी। दूसरे वीडियो में इजरायली एयरफोर्स ने बिल्डिंग के पास से जा रही एक कार को निशाना बनाया। वीडियो में आप कार की मूवमेंट को देख सकते हैं और इसके चंद सेकंड बाद ही वो इजरायली सेना अपनी टारगेट पर लेती है। टारगेट फिक्स होता है और बम सीधा कार पर जाकर स्ट्राइक करता है, जिससे कार और उसमें बैठे लोगों का नामो निशान खत्म हो जाता है। इन हमलों के अलावा भी इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हवाई हमलों की फुटेज जारी की है। इजरायल ने लेबनान को चेतावनी दी है कि हिजबुल्लाह उसे इजरायल के साथ जंग में घसीट रहा है। इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह एक खतरनाक खेल खेल रहा है और जिसका अंजाम लेबनान की तबाही होगी। इजरायल ने लेबनान को आगाह किया कि अगर युद्ध हुआ तो लेबनान की संप्रभुता भी खतरे में पड़ जाएगी। The Lebanese state really willing to jeopardize what is left of Lebanese prosperity and Lebanese sovereignty for the sake of terrorists in Gaza, for the ISIS of Gaza.
उधर हिजबुल्लाह ने भी इजरायल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजरायल ने गाजा में जमीनी हमला किया तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। अल अरेबियान न्यूज के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक टॉप अधिकारी ने कहा, हमारी जानकारी में है कि गाजा में हमास और दूसरे लड़ाकों की तैयारी जमीनी हमला होने पर इजरायली सेना की कब्रगाह बना देगी। इजरायली सेना ने कल ही बयान दिया था कि वो गाजा के अंदर जमीनी हमला करने वाले हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के 16वें दिन एक बार फिर जमकर बारूद बरसा। इजरायली फौज ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर इतने बम बरसाए, इतनी मिसाइलें दागी कि आतंकी संगठन हमास थर्रा उठा। पिछले 24 घंटे के अंदर इजरायल ने हमास के नुखबा कमांडो फोर्स को खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया। रात के अंधेरे में गाजा पर हमला कर इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमास की नुखबा कमांडो फोर्स के 2 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया, जबकि हमास पर किए गए इस घातक हमले का वीडियो भी शेयर किया। שנופל בעזה הוא בניין שחמאס מפעיל ממנו יכולות טרור. הוא עושה את זה בכוונה, בכדי שנהרוס בניינים, והוא מחזיק דירות מבצעיות. इजरायली सेना ने दावा किया कि ताज़ा हमले में हमास के कई और आतंकी भी मारे गए। हालांकि इजरायली सेना ने इनके बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की, सिर्फ इतना बताया कि इजरायली वायुसेना ने हमास के ठिकानों को जमींदोज किया, उनकी सुरंगों, कमांड सेंटर्स, हथियार डिपो और उन मस्जिदों को नेस्तनाबूद कर दिया जिनका इस्तेमाल वॉर रूम की तरह किया जा रहा था। हमास के खिलाफ इजरायल की ये जंग इंसानियत के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा न सिर्फ हमास की बर्बरता और कट्टरता से लगता है, बल्कि एक किताब से भी इसका पता चलता है जो मारे गए हमास के आतंकी के पास से मिला। इस किताब को पढ़कर किसी की भी रूह कांप जाएगी। ये किताब बंधक बनाने से जुड़ी गाइडलाइन की तरह है। इसमें कहा गया है कि बंधकों में जो भी ज्यादा परेशान करने लगे उसे मार गिराया जाए। बंधकों को लेकर कहा गया है कि छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के हाथ पैर बांध दो। बंधकों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल की बात कही गई है। अपनी शर्त मनवाने के लिए बंधकों को बिजली के झटके देने को कहा गया है। इस किताब में आगे आतंकियों को कार बम का आदेश दिया गया है। बुकलेट में आतंकियों को अराजकता पैदा करने को कहा गया है। दहशतगर्दों को कैमोफ्लेज और छिपने का सुझाव भी दिया गया है। 8 पन्नों वाली ये किताब एक मैनुअल की तरह है, जिसे हमास ने उन आतंकियों को दिया था जिन्होंने 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल में हमला किया था और 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। लिहाजा इन बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका और यूरोपीय देश अरब देशों के साथ मिलकर मीटिंग कर रहे हैं। यही नहीं, अमेरिका और यूरोपीय देश इजरायल को अब तक गाजा पर सीधा हमला करने से रोके हुए हैं। पश्चिमी देश चाहते हैं कि पहले बंधकों की रिहाई सुनिश्चित हो जाए, फिर हमास के बारे में सोचा जाएगा, क्योंकि उसकी कैद में अब तक 200 से ज्यादा बंधक हैं, जिनमें इजरायल के साथ कई देश के लोग शामिल हैं। इस बीच 2 अमेरिकी बंधकों को हमास ने रिहा कर पश्चिमी देशों की उम्मीदों को बल भी दिया है, लेकिन आतंकवाद की मार झेल रहे इजरायल को हमास के इरादे पर शक है। इजरायल सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि 2 बंधकों को रिहा करके हमास दुनिया के सामने अपनी मानवता वाली छवि पेश कर रहा है, लेकिन सच ये है कि उसने बच्चों, महिलाओं तक को बंधक बना रखा है। दरअसल अमेरिका इस जंग में इजरायल के साथ है, लेकिन वो जमीन पर लड़ाई के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ सऊदी अरब भी गाजा पर हमलों का विरोध कर रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर कहर बरपाने के साथ इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एक आतंकवादी समूह पर भी हमला किया। इजरायली सेना के मुताबिक ये आतंकी समूह बड़े टेरर अटैक का प्लान बना रहा था। लेबनान स्थित यह आतंकी समूह उत्तरी इजरायल के ग्रामीण इलाकों में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अटैक की साजिश रच रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, आईडीएफ ने इस आतंकी समूह के ठिकानों को तबाह कर दिया। आईडीएफ ने इस हमले का वीडियो शेयर किया, जिसमें धमाके के बाद आग का गोला और धुएं का गुबार उठता नजर आया। ऐसा लगा मानो आतिशबाजी हो रही है। 7 अक्टूबर को इजरायल हमास जंग शुरू होने के बाद से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकवादी समूह उत्तरी इजरायल में आईडीएफ की पोस्ट और कस्बों को टारगेट कर लेबनान से रोजाना मिसाइल हमले कर रहा है। लिहाजा इजरायल की ओर से भी लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आईडीएफ की आर्टिलरी रेजिमेंट लेबनान बॉर्डर से बारूद बरसाने के साथ किसी भी वक्त जमीनी जंग को तैयार नजर आ रही है। इजरायल हमास जंग के बीच इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। उन्होंने युद्ध में साथ खड़े होने पर इटली का शुक्रिया अदा किया और आतंकी संगठन हमास को नया आईएस बताया। जबकि इजरायली प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी देश हमास के खिलाफ जंग में एकजुट होंगे। We have to defeat this barbarism. This is a battle between the forces of civilization and
really monstrous barbarians who murdered, mutilated, raped, beheaded, burnt innocent people, babies, grandmothers. This is a test of civilization, and we will win. And we expect all the countries that lined up to fight ISIS to line up and fight Hamas, because Hamas is the new ISIS. वहीं तेल अवीव पहुंची इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि उनका देश इजराइल के साथ है। So images were incredible about what happened 2 weeks ago. That showed something more than simply, well, a war. They showed somebody who wants to cancel Jewish people from this region, and it is up to anti-Semitism, and that's something that we have to fight yesterday and today. So इटली और इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास के खिलाफ जंग पर लंबी चर्चा की। तो वही बताया जा रहा है कि इटली ने इजराइल से गाजा में निर्दोष लोगों पर हमला न करने की अपील भी की। वहीं इससे पहले काहिरा में हुए शांति सम्मेलन में भी मेलोनी ने लड़ाई तुरंत रोकने की अपील की थी। लेकिन लगता नहीं कि इटली समेत यूरोपीय देशों की जंग रोकने की कोशिश कामयाब हो पाएगी। दरअसल आतंकी संगठन हमास चाहता ही नहीं कि इजराइल के साथ ये खूनी संघर्ष खत्म हो। यही नहीं, इस जंग को शुरू करवाने वाला इस्माइल हानिया कतर में सुरक्षित बैठकर अब भी आग में घी डालने का काम कर रहा है। लेकिन सवाल ये है कि वो मासूम फिलिस्तीनियों को मौत की मुंह में क्यों झोंकना चाहता है। दरअसल हमास का चीफ इस्माइल हानिया एक मछुआरे का बेटा है। उसका जन्म अल शती रिफ्यूजी कैंप में 1962 में हुआ था। उसका परिवार अरब इजराइल युद्ध में बेघर हो गया था, लिहाजा वो बहुत कम उम्र में ही इजराइल की मुखालफत करने लगा। इस्माइल हानिया ने कॉलेज से निकलते ही 1987 में आधिकारिक रूप से हमास ज्वाइन कर लिया, जबकि इसी साल गाजा पट्टी में इजरायली कब्जे के खिलाफ हुए पहले विद्रोह में हिस्सा लिया। वो दिन था और आज का दिन इस्माइल हानिया आतंक के जरिए इजराइल का अस्तित्व मिटाने की कोशिश में लगा है। 7 अक्टूबर को उसी के इशारे पर इजराइल के खिलाफ आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था। कभी बेघर होकर शरणार्थी शिविर के स्कूल में पढ़ाई करने वाला हमास चीफ इस्माइल हानिया एक मछुआरे का बेटा है, लेकिन आज उसके पास अकूल संपत्ति है, वो शानदार जिंदगी जीता है। बताया गया कि इस्माइल हानिया के पास देखिए बेतहाशा संपत्ति तब आना शुरू हुई जब उसके पास गाजा की सत्ता आई, और सत्ता मिली तो उसे गाजा पट्टी में हर चीज के आयात टैक्स बढ़ा दिए। मिस्र से आने वाली हर चीज पर हानिया घूस लेने लगा और इस वजह से वो बदनाम भी हुआ। इजरायली वेबसाइट वाइनेट के मुताबिक हमास ने गाजा पट्टी में जो सुरंगें बनाई उस पर भी हानिया की 20% हिस्सेदारी है। यही नहीं, रोजमर्रा की बेहद जरूरी चीजों पर भी खूब टैक्स वसूला जाता है। यूके के प्रतिष्ठित अखबार द टाइम्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास 33,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। हानिया के पास गाजा में ही कई बड़ी इमारतें और विला है, और इसके अलावा कतर और कई अरब देशों में उसके होटल्स हैं जिसे उसके बेटे और दामाद संभालते हैं। तो इजराइल के हवाई हमले में हमास का एक और कमांडर मारा गया। इजराइल के हवाई हमले में हमास का उप प्रमुख मोहम्मद कटमाश मारा गया। आईडीएफ ने इस हमले में कई और आतंकियों के मारे जाने का भी दावा किया। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने गाजा के लोगों को दक्षिण की ओर चले जाने को कहा। उन्होंने चेतावनी दी कि इजराइल गाजा में हमले और तेज करेगा। इजराइल की चेतावनी के बाद 35,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी शरणार्थी दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में एक टेंट में शरण लेने को मजबूर हो गए। हमास को नष्ट करने के लिए इजराइल सभी सीमाओं को घेरकर लगातार हमले कर रहा है। इजराइल के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने सैनिकों से कहा कि वो हमास को नष्ट करने के लिए गाजा में जाएंगे। एक वीडियो में हर्जी हलेवी ने गोलानी ब्रिगेड से बात की और हमास के सभी ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने की उम्मीद जताई। इजराइल और हमास में जारी जंग की वजह से लोगों में खौफ का माहौल है और लोग इतने डरे हुए हैं कि हमले का सायरन बजते ही वो शेल्टर होम या फिर छिपने की जगह ढूंढने लगते हैं। जी न्यूज की टीम इजराइल के तेल अवीव में रिपोर्टिंग के लिए मौजूद थी और तभी रॉकेट हमले का सायरन बजा और सायरन बजते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज सुनकर हाईवे से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार थम गई।
लोग फ्लाईओवर के नीचे छिप गए। कुछ लोग तो इतने डर गए कि वो गाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गए। हम यहाँ पर यात्रा कर रहे थे और फिलहाल सायरन बजा है सेंट्रल इजराइल में। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर नीचे इस अंडरपास में छिप रहे हैं। सायरन बजने के 6 सेकंड के अंदर लोगों को शेल्टर होम या फिर ऐसी जगह छिपना होता है जहां हमले का असर कम हो। यही वजह रही कि सायरन बजते ही कुछ ही देर में तेल अवीव की सड़कें सुनसान हो गई और लोग फ्लाईओवर के नीचे छिप गए। दुनिया भर में अलग अलग देशों में फिलिस्तीन पर इजरायली हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में तो करीब करीब हर दिन इजरायल के खिलाफ मार्च और रैलियां निकाली जा रही हैं। और उसी कड़ी में वॉशिंगटन डीसी में आज इजरायली हमले के खिलाफ बड़ी रैली निकाली गई। फिलिस्तीनी झंडे के साथ हजारों की तादाद में लोग वॉशिंगटन की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजरायल को मदद और सहयोग का भी विरोध किया। वॉशिंगटन डीसी के अलावा टेक्सास के ह्यूस्टन में भी हजारों की भीड़ फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर निकली। अमेरिका के अलावा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फिलिस्तीन में इजरायली बमबारी का विरोध हो रहा है। ब्रिटेन में तो शनिवार को प्रदर्शन में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए, जो सेंट्रल लंदन की सड़क पर फिलिस्तीन की आजादी और इजरायल के लगातार हमलों को तुरंत रोकने की मांग कर रहे थे। लंदन पुलिस के मुताबिक 1 लाख लोगों ने फिलिस्तीन के लिए राष्ट्रीय मार्च में हिस्सा लिया। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में भी इजरायल के हमलों के विरोध में बड़ा मार्च निकाला गया। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और बर्लिन में फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़क पर उतरे। वहीं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भी बड़ी तादाद में गाजा पर हमलों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं पाकिस्तान के शहर कराची में हजारों महिलाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। महिलाओं ने इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। मलेशिया के कुआलालंपुर में आजादी चौराहे पर फिलिस्तीन के समर्थन और इजरायली हमले के विरोध में हजारों लोग जमा हुए। उधर इजरायल की राजधानी तेल अवीव में भी इजरायली नागरिकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी हमास के कब्जे में बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने फौरन युद्ध विराम की अपील की। उन्होंने हाथों में पोस्टर लिए हुए थे जिस पर लिखा था, युद्ध विराम पर तुरंत बंधकों को वापस लाओ। हमास के कब्जे में गाजा में 200 से ज्यादा बंधक हैं। इन बंधकों के परिवार भी प्रदर्शन में शामिल हैं। Countries, where are you? You must understand. It's crazy. We are in hell. In hell. We are in hell. And we want our lovers back home. प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर नाराजगी जाहिर करते हुए बंधकों की रिहाई के लिए नारे लगाए। हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के शहर सेड्रोट में सन्नाटा पसरा हुआ है। इजरायल का सेड्रोट वो इलाका है जो गाजा के सबसे नजदीक स्थित है। और सायरन बजते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। सायरन की आवाज सुनकर हाईवे से गुजर रही गाड़ियों की रफ्तार थम गई। लोग फ्लाईओवर के नीचे छिप गए। कुछ लोग तो इतने डर गए कि वो गाड़ियों के पीछे छिपकर बैठ गए। हम यहाँ पर यात्रा कर रहे थे और फिलहाल सायरन बजा है सेंट्रल इजराइल में। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर नीचे इस अंडरपास में छिप रहे हैं। सायरन बजने के 6 सेकंड के अंदर लोगों को शेल्टर होम या फिर ऐसी जगह छिपना होता है जहां हमले का असर कम हो। यही वजह रही कि सायरन बजते ही कुछ ही देर में तेल अवीव की सड़कें सुनसान हो गई और लोग फ्लाईओवर के नीचे छिप गए। पिछले 16 दिनों से जारी इजरायल हमास जंग के बीच गाजा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालात ये है कि गाजा के कई इलाकों में ना तो बिजली है और ना ही पीने के लिए पानी। और यही वजह है कि लोग अंधेरे से बचने के लिए मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मध्य गाजा के अल जहरा इलाके से सामने आई तस्वीरों में लोग मोमबत्तियां जलाते नजर आए। लोगों का कहना है कि इजरायली सेना के लगातार हमले की वजह से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई है। لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا أي شيء
وطبعا بسبب القصف الصهيوني على قطاع غزة الحين يعني 5000 في مدينة الزهراء طبعا احتياجاتهم نلبيها بصعوبة جدا. हालात ये हैं कि जरूरत के हिसाब से लोगों को मोमबत्तियां भी नहीं मिल पा रही हैं। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि बिजली नहीं होने की वजह से मेडिकल सुविधाएं भी खतरे में हैं और कई विभाग बिना बिजली के ही काम कर रहे हैं। इजरायली घेराबंदी के बीच बाहरी दुनिया से मानवीय सहायता लिए 20 ट्रक शनिवार को गाजा पट्टी में दाखिल हुए, जबकि भारत ने भी जंग से करा रहे फिलिस्तीन के लिए बड़ा दिल दिखाया। भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान राहत सामग्री लेकर मिस्र के अल अरिश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। भारत ने इस विमान के जरिए फिलिस्तीन के लोगों के लिए करीब 6.5 टन चिकित्सीय सहायता और 32 टन आपदा राहत सामग्री भेजी। इस राहत सामग्री में आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल, स्वच्छता सेवाएं, पानी को साफ करने वाली दवाओं समेत कई चीजें शामिल हैं। हमारे संवाददाता सिद्धांत सिब्बल ने फिलिस्तीन की राजदूत अदनान अबू अल हजीजा से बात की तो उन्होंने इस मदद के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया। Let me say, I would like to thank the government of India for this humanitarian step, and I think our people in Gaza need the medicine, need this all kind of relief, especially with this situation after 15 days of complete closure of food, water, medicine, oxygen, and petrol. गाजा और मिस्र के बीच मौजूद राफा क्रॉसिंग के जरिए भारत से भेजी गई ये राहत सामग्री फिलिस्तीनियों के बीच पहुंचाई जाएगी, जो इस वक्त जंग के साइड इफेक्ट्स झेलने को मजबूर हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, इजिप्ट पहुंची भारत की मानवीय मदद। गाजा के लोगों के लिए भारत की ये मदद है। फिलिस्तीन को भारत ने ये मदद भेजी है। देखिए, दुनिया भर से कई ऐसे देश हैं जो अपनी मदद पहुंचा रहे हैं। इजिप्ट के जरिए देखिए, जो राफा बॉर्डर जो खोला गया है, इस बॉर्डर के जरिए जो है मदद पहुंचाई जा रही है और अब भारत ने जो मदद भेजी है वो वहां पहुंच चुकी है। गाजा के लोगों के लिए भारत की ये मदद, फिलिस्तीन को भारत जो है मदद ये पहुंची है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विशेष विमान पहुंच चुका है मदद के लिए। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के डेट्रॉइट में यहूदी महिला नेता सामंथा वोल की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, लेकिन इसी बीच अमेरिका के डेट्रॉइट में 40 वर्ष की यहूदी महिला नेता सामंथा वोल की उनके घर के बाहर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वोल के शरीर को बड़ी बेरहमी से चाकुओं से गोदा गया, जिसकी वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। कत्ल के पीछे क्या मकसद था, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इजराइल लगातार गाजा पर हमले कर रहा है। शनिवार देर रात इजराइल ने दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में एक कैफे पर हवाई हमला किया, जहां फिलिस्तीनी शरणार्थी अपना फोन चार्ज करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हवाई हमले में 12 लोग मारे गए और 75 लोग घायल हो गए। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को रोकने के लिए पूरी दुनिया में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इसी बीच पाकिस्तान की महिलाएं भी फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरी हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी महिलाओं ने इजराइल के खिलाफ जुलूस निकाला और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल के हमलों की निंदा भी की। गाजा में जल्द से जल्द युद्ध विराम की मांग करने के लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी कनाडा की सड़कों पर उतर आए, बैनर पकड़े और फिलिस्तीनी झंडे लहराते हुए प्रदर्शनकारियों ने गाजा में नागरिकों के साथ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए मार्च निकाला। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा पाए आजम खान को हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान आजम ने अपने एनकाउंटर का खतरा जताया और रामपुर जेल से शिफ्ट किए जाने के दौरान आजम खान ने कहा कि आगे कुछ भी हो सकता है और उन्हें एनकाउंटर की आशंका है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, आप लोग कुछ भी हो सकता है। इस दौरान आजम ने गाड़ी में बीच में बैठने से भी इनकार कर दिया। नहीं, हमारी कमर ही नहीं है, इसका भी हम बिल्कुल नहीं बैठ सकते। नहीं, हम नहीं बैठ सकते। इसके बाद गाड़ी में किनारे बैठे आजम को रामपुर से सीतापुर जेल पहुंचाया गया और आज उन्हें रामपुर से सीतापुर जिला कारागार लाया गया। पहले वह बंदी के रूप में जिला कारागार में रहे थे, अब वह कैदी के रूप में जिला कारागार में रहेंगे। आजम खान इससे पहले 27 महीने सीतापुर जेल में रहे थे।
आप देख सकते हैं आजम खान इसी गाड़ी में मौजूद है और ये गाड़ी जेल परिसर के अंदर जा रही है। आप फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान के साथ उनकी पत्नी ताजीन फातिमा को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है, जिन्हें फिलहाल रामपुर जेल में ही रखा गया है। इस बीच अब्दुल्ला आजम को भी हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जहां रामपुर से भारी सुरक्षा के बीच हरदोई जेल लाए गए अब्दुल्ला आजम को सामान सहित गाड़ी से निकाला गया और फिर उन्हें जेल परिसर के अंदर पहुंचा दिया गया। इस दौरान अब्दुल्ला आजम बयान देने से बचते नजर आए। अब्दुल्ला कुछ कहेंगे आप? बताया गया कि रामपुर की जेल में आजम और अब्दुल्ला के एक साथ होने की वजह से ये प्रशासनिक फैसला लिया गया। अब्दुल्ला आजम को जिला कारागार हरदोई और आजम खान को सीतापुर जिला कारागार शिफ्ट किया गया है। माना जा रहा है कि रामपुर में पिता पुत्र के मुलाकातियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। ऐसे में प्रशासनिक आधार पर दोनों को अलग अलग जिला कारागारों में शिफ्ट किया गया है। बताया गया कि रामपुर की जेल में आजम और अब्दुल्ला के एक साथ होने की वजह से ये प्रशासनिक फैसला लिया गया। ताजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 18 अक्टूबर को अदालत ने 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी। बीते कुछ महीनों से दुनिया भर में भारत के दुश्मन माने जा रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये सिलसिला चल ही पड़ा है। और देखिए, एक दिन पहले उत्तरी वजीरिस्तान में भारत का दुश्मन एक और आतंकी मारा गया, जिसका नाम दाऊद मलिक है, जिसने आतंकी संगठन लश्कर-ए-जब्बार की नींव रखी थी। दाऊद मलिक मोस्ट वांटेड आतंकवादी मसूद अजहर का करीबी सहयोगी था। बताया जाता है कि दाऊद मलिक ने भारत में कई आतंकी हमलों की साजिश रची थी। दाऊद मलिक को आदिवासी जिले के मिराली में नकाबपोश हमलावरों ने ढेर कर दिया। एक हफ्ते पहले जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शाहिद लतीफ की भी पाकिस्तान में हत्या हुई थी, जो पठानकोट में सेना पर हुए आतंकी हमले की साजिश का मास्टरमाइंड था। इस बीच तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला। बीजेपी ने चुनाव से पहले अपने फायर ब्रांड नेता और निलंबित विधायक टी राजा सिंह का निलंबन खत्म कर दिया। भारत माता की जय। और खास बात यह है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने से कुछ ही देर पहले टी राजा सिंह के निलंबन को खत्म करने की घोषणा की, जिसके बाद ये तय माना जाने लगा कि बीजेपी एक बार फिर टी राजा सिंह को टिकट देगी। और सुबह वही हुआ जिसका विरोधी अंदाजा लगा रहे थे। बीजेपी ने हैदराबाद की गौशा महल सीट से टी राजा सिंह को टिकट देकर विरोधियों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद टी राजा सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके समर्थक पटाखे फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशी जताने लगे। और निलंबन रद्द होने के बाद टी राजा सिंह भी बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने सबसे पहले सामने आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया और फिर विरोधियों के खिलाफ जीत की हुंकार भर दी। क्योंकि टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के इकलौते ऐसे विधायक हैं जो एक समुदाय को लेकर मुखर रहते हैं। उन्होंने पिछले साल अगस्त में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भी विवादित बयान दिया था, जिस पर काफी बवाल हुआ। हालांकि निलंबन रद्द होने के बाद उन्होंने सामने आकर दावा किया कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। बहुत सारे भाई बंधुओं ने मुझ पर आशीर्वाद रखा है और मेरे लिए केंद्र को कहा है कि राय सिंह ने जो किया है वो बिल्कुल भी उसमें कोई गलत नहीं है। जानकारों का दावा है कि टी राजा सिंह के चुनाव लड़ने से हैदराबाद के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि टी राजा सिंह विवादित बयान देते हैं, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। लेकिन हैदराबाद की सभी विधानसभा सीटों पर वोटों का ध्रुवीकरण करा पाना बीजेपी के लिए इतना भी आसान नहीं रहने वाला। इसलिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में सभी वर्गों और जातियों को साधने की कोशिश की। और 119 विधानसभा सीटों वाले तेलंगाना में बीजेपी ने पहली लिस्ट में 52 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश वाले फॉर्मूले को यहां भी अपनाते हुए 3 सांसदों को भी टिकट दिया। बीजेपी ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार को करीमनगर से चुनाव मैदान में उतारा। बोध विधानसभा सीट से सांसद सोयाम बापू और कोरुतला से सांसद अरविंद धनपुरी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा इटाला राजेंद्र को 2 सीटों से उम्मीदवार बनाया है, जिसमें वो हुजूराबाद और गजवेल से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा इटाला राजेंद्र के नाम की चर्चा है, क्योंकि इटाला राजेंद्र को बीजेपी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को टक्कर के लिए गजवेल विधानसभा सीट से चुनाव मैदान
मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने 12 महिलाओं को अपना प्रत्याशी घोषित कर बीआरएस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उद्धव गुट ने दशहरा रैली के लिए एक नया वीडियो जारी किया है। वीडियो के जरिए शिवसेना पर हमला बोला गया है। शिवसेना यूबीटी गुट ने दशहरा रैली टीजर जारी करने के ठीक एक दिन बाद एक नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो के जरिए उद्धव गुट ने शिंदे गुट पर निशाना साधा है। वीडियो में लिखा गया है कि मर्द बिकाऊ नहीं होते, दुश्मनों से हाथ नहीं मिलाते हैं, कभी धोखा नहीं देते हैं, मर्दों का एक ही ठिकाना है और वो है शिवाजी पार्क। बॉलीवुड एक्टर दिलीप ताहिल को 2018 में नशे में गाड़ी चलाने और एक ऑटो को टक्कर मारने के मामले में दोषी करार दिया गया। 5 साल चली जांच में सबूत सही पाए जाने के बाद उन्हें 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। दिल्ली के घंटाघर इलाके में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक इमारत में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग फ्लैट की दूसरी मंजिल पर लगी थी, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इस दौरान आग में फंसे 16 लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया। दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। प्रदूषण की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में जाने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। दिल्ली में आज AQI 303 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी में गुटबाजी देखने को मिली। ग्वालियर पूर्व से दावेदारी पेश करने वाले मुन्ना लाल गोयल का बीजेपी ने टिकट काट दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। जिसके बाद मुन्ना लाल गोयल के सैकड़ों समर्थक सड़क पर उतरे और ग्वालियर के जय विलास पैलेस पहुंचकर टिकट बदलने की मांग करने लगे। टिकट न मिलने से गुस्साए मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के जय विलास पैलेस के बाहर चक्का जाम कर दिया और सड़क पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर भेदभाव करने और ग्वालियर पूर्व से माया सिंह को टिकट दिए जाने का विरोध किया। आज किस तरह का आपको विरोध प्रदर्शन जारी है? असल में हम लोगों का, सारे लोगों का यही कहना है कि जो ग्वालियर पूर्व का हमारा टिकट हुआ है, ये बहुत गलत टिकट हुआ है। इस टिकट को बदलना चाहिए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने यहां तक चेतावनी दे डाली कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी से इस्तीफा दे देंगे। जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को खुद सामने आकर कार्यकर्ताओं को मनाना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुस्साए कार्यकर्ताओं को समझाने की पहले तमाम कोशिशें की, लेकिन मुन्ना लाल गोयल के समर्थक नहीं माने और टिकट बदलने की मांग पर अड़े रहे। जिसके बाद कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए सड़क पर बैठे कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बैठ गए और समझाइश देकर कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। खबर आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुन्ना लाल गोयल के समर्थकों को पूरा समर्थन करने का भरोसा दिया। लेकिन गुटबाजी यहीं खत्म होती नहीं दिखाई दी। मध्य प्रदेश की सियासत में भूचाल उस वक्त आया जब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेहद करीबी और वफादार माने जाने वाले OPS भदौरिया का पार्टी ने टिकट काट दिया। और टिकट को लेकर कई दिनों से जारी खींचतान के बीच पार्टी ने भिंड की मेहगांव सीट से पूर्व विधायक राकेश शुक्ला पर भरोसा जताया। दरअसल मेहगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस ने क्षत्रिय को अपना प्रत्याशी बनाया, जिसके बदले में बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। लेकिन अंदर खाने ये दावा किया जाने लगा कि राकेश शुक्ला केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के करीबी हैं, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया है। वहीं भिंड से वर्तमान विधायक संजीव सिंह संजू को भी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनकी जगह नरेंद्र सिंह कुशवाहा पर भरोसा दिखाया। किसी भी कोने में चले जाओ, चाहे तांगा वाला हो, रिक्शा वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, ठेला वाला हो, व्यापारी हो, किसान हो, नरेंद्र सिंह जन जन की आवाज बन गए थे। दावा किया गया कि मध्य प्रदेश के चर्चित पटवारी भर्ती घोटाले में संजीव कुशवाहा का नाम सामने आया था, जिसके बाद पार्टी उनसे नाराज थी। उधर राजस्थान में कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आते ही पार्टी में सिर फुटाबल शुरू हो गई। कांग्रेस के 33 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने के बाद टिकट कटने से कई दिग्गज नाराज हो गए। इसी बीच सांगानेर से टिकट मांग रहे रामलाल लील ने टिकट न मिलने की सूरत में बीएसपी ज्वाइन कर ली। टिकट न मिलने से गुस्साए रामलाल लील बीएसपी दफ्तर पहुंचे, जहां बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बीएसपी ज्वाइन करने के बाद रामलाल लील ने कांग्रेस के खिलाफ बीएसपी के टिकट पर अपनी जीत का भी दावा कर दिया।
राजस्थान में कांग्रेस ने भले ही बीजेपी के मुकाबले 33 प्रत्याशियों के नाम की एक छोटी सूची जारी की, लेकिन ये लिस्ट कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गई। कांग्रेस में बगावत के सुर उठने लगे, जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस की पहली सूची में शांति धारीवाल का नाम शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद उनका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें राजस्थान के यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल शायराना अंदाज में सोनिया गांधी पर तंज कसते नजर आए। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने के बाद शांति धारीवाल के इस बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। नामांकन के अंतिम 3 दिन तक कांग्रेस आफाताफी में रहेगी, उम्मीदवार उतार नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जहाज में सुराख होता है तो समझदार आदमी कूदकर किनारा करता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट में सिर्फ शांति धारीवाल ही नहीं, बल्कि कई दिग्गज नेताओं के नाम गायब हैं। राजस्थान में कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी की लिस्ट को लेकर भी असंतोष का माहौल दिखा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और जयपुर में बीजेपी दफ्तर के बाहर इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट नहीं देने का आरोप लगाया। जो 35,000 से जीता हुआ विधायक है, उसका आप टिकट काट रहे हो, ये जनता में बहुत बुरा आक्रोश है। तो वहीं चित्तौड़गढ़ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी के घर पर पथराव किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक लड़का सीपी जोशी के घर पर पत्थर फेंकता दिखाई दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखकर सरकारी अधिकारियों को प्रचार में लगाने को गलत बताया। खड़गे ने आरोप लगाया कि यह तरीका लोकतंत्र को कमजोर करेगा, इसलिए सरकारी अधिकारियों को प्रचार में लगाना ठीक नहीं है। पीएम को लिखी चिट्ठी में खड़गे ने इस बात का जिक्र किया है कि मोदी सरकार ने आदेश दिया है कि संयुक्त सचिव, उप निदेशक, उप सचिव जो भी अफसर जिले में होंगे वे रथ प्रभारी बनेंगे और लोगों तक सरकार के कामों का प्रचार करेंगे। मिलिट्री से लेकर आईटी से लेकर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सबको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो एक डेमोक्रेसी को कमजोर करने की एक हुनर इन्होंने निकाला है, ये अच्छा नहीं, इसका कंडम हम करते हैं और इसीलिए मैंने लिख के भेजा है। खड़गे के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पलटवार करते हुए लिखा कि जनता की सेवा करना और योजनाओं को सुनिश्चित करना सरकार का काम है और कांग्रेस गरीबों को गरीब रखना चाहती है और इसलिए वे संतृप्ति अभियान का विरोध कर रहे हैं। आज देश भर में महाअष्टमी के अवसर पर मंदिरों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के देवकाली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के देवकाली मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही संतों से भी मुलाकात की। सीएम ने देश के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। महाअष्टमी के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शीतला मंदिर जाकर मां के दर्शन किए, साथ ही बिहार की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना भी की। कोलकाता में महाअष्टमी की रौनक देखने को मिली। दुर्गा पूजा पंडाल को बेहद खूबसूरती से सजाया गया, साथ ही भक्तों ने पंडाल पहुंचकर मां की पूजा अर्चना की। इस दौरान टीएमसी नेता कुणाल घोष भी वहां मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अयोध्या के रामकथा पार्क में एक समारोह के दौरान सीएम योगी ने मिशन महिला सारथी का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर 51 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री के साथ कई और नेता भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं का तो विकास होगा ही, समाज भी सशक्त बनेगा। कि जहां नारी का सम्मान होगा, उनकी गरिमा की रक्षा होगी, वह स्वावलंबी होगी, वह समाज सशक्त होगा, आत्मनिर्भर होगा। इस योजना के तहत काम पाने वाली महिलाओं में काफी उत्साह नजर आया। योगी जी ने इतना आगे बढ़ा दिया है महिलाओं को कि वो बाहर निकलकर कुछ कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। सीएम योगी ने जिन 51 बसों को रवाना किया वे प्रदेश के अलग अलग शहरों में दौड़ेंगी। खास बात यह है कि इन बसों की ड्राइवर और कंडक्टर महिलाएं ही होंगी, यानी महिलाएं टिकट भी काटेंगी और बस भी चलाएंगी।
गुजरात में हार्ट अटैक की वजह से पिछले 24 घंटे में 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि सौराष्ट्र में गरबा खेलने के दौरान एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जान चली गई। ये घटना पलसाना गांव में हुई। गरबा खेलते समय राहुल नाम का एक शख्स अचानक जमीन पर गिर गया। पहले तो लोगों को लगा कि युवक सिर्फ बेहोश हुआ है, लेकिन जब युवक के शरीर पर कोई हरकत नहीं हुई तो उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दवाखाने ले गया है, जो हम आई होने अगर से हमने डॉक्टर जाहिर कर हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा मौतें सौराष्ट्र इलाके में हुई। यहाँ दिल का दौरा पड़ने से 7 लोगों की जान चली गई। बताया गया कि नवरात्रि के पहले 7 दिनों में 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए 600 से ज्यादा कॉल आई, जिसमें सांस फूलने की समस्या बताई गई। हालांकि हार्ट अटैक के बढ़ते खतरे को देखते हुए गुजरात के तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। मौसम में बदलाव के साथ ही सर्दी ने दस्तक दे दी है। इस मौसम में बुखार के साथ ही सर्दी जुकाम की चपेट में आना आम है, लेकिन बंद नाक खोलने के लिए अगर आप दवा लेते हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर की एक चौंकाने वाली रिसर्च सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि बंद नाक खोलने के लिए ली जाने वाली ज्यादातर दवाएं किसी काम की नहीं, भले ही ये टैबलेट, कैप्सूल और लिक्विड फॉर्म में फिनाइलफ्राइन ही क्यों न हो। हालांकि इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो इस तरह की दवाइयां लेते हैं उन्हें फायदा अगर नहीं होता तो इससे किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता। वैसे इस रिपोर्ट के मुताबिक बंद नाक को खोलने के लिए नेजल स्प्रे लेना फायदेमंद है। रिसर्च के मुताबिक बंद नाक को खोलने के लिए स्टीम इनहेलेशन थेरेपी यानी भाप लेना बेहतर विकल्प है।